नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने 6 चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ विनिर्माण उद्योग। हम मानते हैं जिसमें क्या हमारी जो अर्धनिर्मित और हमारा जो कच्चा माल होता है, जब हम उसको परिवर्तित करके अन्य उपयोगी वस्तु में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको विनिर्माण कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। और ये जो कार्य है सारा का सारा इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है, इसलिए इसको क्या आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। हम बात करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज़ अ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैंने अभी अभी बात की कि भी कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, जब हम उसको बड़ी मात्रा में उसका उत्पादन करते हैं, खासकर जब क्या करते हैं, जब रॉ मटेरियल होता है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है और वो क्या बहुत ज़्यादा उपयोगी बन जाती है उस कच्चे माल से। कई बार क्या है कि भी ये जो प्रोडक्ट होता है वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, या क्या है कई बार क्या है जो रॉ मटेरियल है, हम आगे बात करेंगे इनके बारे में कि क्या होता है कि भी कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कुछ ऐसे, जैसे आप कह सकते हैं हमारे जो ये हमारे कंप्यूटर है या फिर हमारे फ़ोन वगैरह की बात करते हैं, इसमें क्या हमारे पास बहुत सारा जो मटेरियल है वो पहले से बना तैयार होता है, उसे सिर्फ असेंबल करने की बात होती है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं अर्धनिर्मित बोला जाता है। और एक प्रॉपर वे में हम रॉ मटेरियल के रूप में भी उसको उपयोग कर सकते हैं। तो इनको जब हम परिवर्तित करते हैं तो ये और अन्य उपयोगी वस्तुओं में हमारे लिए काम आ जाते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द वुड, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। आपको याद होगा, आपको याद करने पड़ सकते हैं भी, आपको याद होने चाहिए, करने पड़ सकते हैं, याद होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा पेपर है हमारे पास हम उसको क्या है लकड़ी से प्राप्त करते हैं, हमारी हम शुगर केन से प्राप्त करते हैं, आयरन एंड स्टील है जो हमारा आयरन और से में प्राप्त करता है, और जो एल्यूमिनियम है उसको बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। डू यू ऑल्सो नाउ दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम यार्ड विच इट्सल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और आपको याद होगा भी कई किस्म के जो कपड़े होते हैं वो क्या होता है हमारे रेशों से बनते हैं, इसलिए क्या वो क्या कहलाते हैं हमारा रेशा उद्योग के से आप कह सकते हैं रेशा उद्योग में बनते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। यदि हम बात करें जो द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं, उन द्वितीय क्रियाकलापों में क्या जो लोग लगे होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है जिसमें हम कह सकते हैं जो प्राथमिक क्रियाएँ होती हैं उनसे जो है उत्पादन प्राप्त करते हैं, और उसको क्या है कच्चे माल का उपयोग करके उसको अन्य प्रकार की उपयोगी वस्तु में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको द्वितीय क्रियाकलाप के लोग करते हैं भी। दी वर्कर्स एम्प्लॉय इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रेवेरियज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज, एक्स्ट्रा फूल इनटू द कैटेगरीज। इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल दिए हैं जिस प्रकार से हम बात करते हैं। वर्कर हैं जो हमारे स्टील की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कार वाले कार के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर हमारा जो हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है उसके अंदर काम कर रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ पर कुछ बेकरी का कार्य कर रहे हैं। और ब्रीवेरियस ये शायद वही होगा जो पेय पदार्थ होते हैं जहाँ पर उनको बनाने में, वो पेय पदार्थों को बनाने में लग रहे हैं, तो वो सारे इस कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कुछ जो लोग होते हैं वो सर्विस आपको क्या है सर्विस के अंदर गत लगे होते हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे होते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे कि भी हम विनिर्माण की बात करेंगे, और वो सारा का सारा क्या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर रहते हैं भाई, ठीक है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। और आज के समय में ये माना जाता है कि भी जितना भी डेवलपमेंट यदि आपके देश में आप मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कर रहे हैं, चीज़ों को लगातार बनाते चले जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस देश का जो आर्थिक विकास मानते हैं कि वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के लिए फिर ये सबसे इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण का हमारे लिए क्या महत्व होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड विद द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टिकुलरली मेनली बिकॉज। अब हमने अभी भी बात बताई कि भी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। किसी भी देश के माना जाता है कि जो विनिर्माण की कैटेगरी के अंदर आगे दिखाई दे रहा है तो वो क्या है आपको ज़्यादा विकसित देखने को मिल सकता है। तो ऐसा क्यों है, हम कुछ कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। हमारे पास कुछ ये 4-5 कारण हमारे सामने दिखाए गए हैं, हम इनको पढ़ते हैं भी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर
which forms the backbone of our economy. They also reduce the heavy dependence of people on agricultural income, providing them jobs in a secondary and tertiary activities. देखिए, जो विनिर्माण का कार्य की हम बात करें तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, ये क्या करता है, हमारा जो आज के समय में जो एग्रीकल्चर है, आधुनिक कृषि हम जिसको कह सकते हैं, ये केवल उसमें ही आपकी मदद नहीं करता, उसमें तो देखो करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये सर्विस क्रिएट करता है। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ तो हैं, लेकिन इस सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के कारण क्या है कि अन्य प्रकार की जो तृतीय क्रियाकलाप होते हैं, टर्सरी एक्टिविटीज, जैसे सेवाओं की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात, बैंकिंग सेवाओं की बात है, तो वो भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके कारण क्या है कि भाई सिर्फ एक इंडस्ट्रीज़ लगने की वजह से क्या है, वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में सर्विसेज भी शुरुआत हो जाएंगी, मार्केट वगैरह की बात कर सकते हैं आप। वो भी डिपेंड करता है कि उसको भी क्या है, काफ़ी हद तक क्या है, ऊपर तक लेके चली जाती है। और ये क्या करती है, रिड्यूस करती है हमारी डिपेंडेंस इसके ऊपर। जो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी पॉपुलेशन क्या है वो एग्रीकल्चर के ऊपर रहती है, तो उसको क्या है, काफ़ी हद तक ये इसको जो हम आश्रित थे पहले की मानते थे कि एग्रीकल्चर ही करना, तो वो आंकड़ा आज के समय में क्या लगातार नीचे आता चला जा रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ ए प्रो कंडीशंस फॉर द रिडक्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। यदि हम बात करें देश में आर्थिक विकास की बात करें, जिसमें क्या है बेरोजगारी की बात करें, हम गरीबी की बात करें, अगर हमें इनको ख़त्म करना है तो सीधी सी बात है, हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या है, रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। और हमारे यहाँ पर जैसे मैंने शायद आपको बताया होगा कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका स्पेशल जो पर्पज़ होता है, फिर जॉइंट सेक्टर की बात करें, मोस्टली हम बात करते हैं दोनों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एम्प्लॉयमेंट को क्या करना होता है, वो रोज़गार क्रिएट करना होता है। इट वॉज ऑल्सो एम्ड at bringing down regional disparities by establishing industry in the tribal and backward areas। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो मोस्टली हम कह सकते हैं कि वहाँ पर प्राइवेट नहीं, हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर और हमारा जॉइंट सेक्टर की बात करते हैं, वो कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी स्थान पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, उनको स्थापित वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर किया जाता है कि वहाँ पर रीजनल इम्बैलेंसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। रीजनल इम्बैलेंसेस का मतलब क्या है कि भी कोई भी एक ही क्षेत्र है, मान लीजिए कोई भी एक स्टेट है, इस एक स्टेट के अंदर ये एरिया कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट है, ये एरिया थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करके क्या आसपास के लोगों को क्या रोज़गार दिलाया जा सकता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, हम पूरे भारत की बात कर सकते हैं कि भारत के अंदर क्या भी इस एरिया के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, जबकि कुछ इस क्षेत्र के अंदर मान लेते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो ये डिस्पैरिटीज़ जो है, ऐसे समानताएँ जो पाई जाती है, तो हम यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करके आसपास के लोगों को रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पर किया जा सकता है। और ख़ासकर हमारी बात करें कि ट्राइबल और हमारी जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम इस प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्स गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद यदि हम बात करें हमारी जो निर्मित वस्तु होती है, जब हम उनको क्या है निर्यात करते हैं, तो इसमें क्या वाणिज्य है या फिर व्यापार हमारा वो बढ़ता है, और इससे क्या हमारे पास जो FDI बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको याद कर लेना फुल फॉर्म भी, ये FDI हमारे पास सामने आती है। अभी यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स लिखा हुआ, दो चीज़ें। देखो ट्रेड्स का मतलब क्या, सामान्य तौर पर ये माना जाता है जब हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, गुड्स या सर्विसेज की बात करते हैं तो उसको ट्रेड बोला जाता है। आपने किसी भी कीमत के ऊपर कुछ वस्तु खरीद ली, सेवाएं खरीद ली, वो ट्रेड कहलाता है। लेकिन जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में क्या होता है, ये ट्रेड भी उसके अंदर शामिल होता है, प्लस में हम क्या कहते हैं, उसके अंदर सुविधाएं देनी पड़ती हैं, जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन विकसित होगा। कॉमर्स की बात करेंगे, बैंकिंग की हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारा इंक्लूड करके हम उसको क्या कहते हैं, कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रीज दैट transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in the increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. उसके बाद यदि हम बात करें, जो देश जितना हमारे बात करें कच्चे माल को विभिन्न और अधिक मूल्यवान तैयार माल में निर्मित करते हैं, तो हम कह सकते हैं विकसित देश इस कैटेगरी के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
वो कच्चे माल का उपयोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से क्या अपना रॉ मटेरियल क्रिएट करते चले जा रहे हैं। और भारत भी इसी कैटेगरी के अंदर क्या है वो अपना योगदान देता चला जा रहा है। वो भी क्या है कि भी हालांकि हम कह सकते हैं विकसित देशों की कैटेगरी में नहीं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि भी काफ़ी हद तक हम इसको क्या है ऊपर तक लेके चले जा रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, they move hand in hand. More instant, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for raw material and sell their products such as irrigation pump, fertilizer, insecticides and pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools extras to the farmers. उसके बाद यदि हम बात करें हमारे कृषि और जो उद्योग हैं, हम मानते हैं कि भी इनको क्या है एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वो क्या है दोनों के दोनों साथ एक दूसरे के साथ चलेंगे। यदि हम बात करें भारत के अंदर क्या हुआ, जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं उनसे क्या है कि भी कृषि में पैदावार की बढ़ोतरी को प्रोत्साहन किया। क्यों किया? क्योंकि हमने क्या है लगातार क्या नई नई टेक्नोलॉजी हैं, नई नई मशीनरीज हैं जो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करके दे रही है, जिससे हमारी जो क्षमता है वो हमने बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद यदि हम बात करें वे क्या, और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये डिपेंड होते हैं हमारे लिए क्या है कि भी जो हमारे पास उद्योग होते हैं वो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और जो हमारे उद्योग होते हैं इनके द्वारा जो निर्मित उत्पाद होता है, जैसे सिंचाई के लिए पंप की बात करते हैं हम, या फिर हमारे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पीवीसी पाइप, ये इत्यादि हैं जो हमारे कहाँ पर उत्पादन हो रहा है, सारा का सारा हमारा इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर उत्पादन हो रहा है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी ऐसी देखने को मिल जाएंगी जो स्पेशल क्या हमारी वो सारी की सारी एग्रो बेस्ड है। जैसे कि हमने बात की थी शुगर केन के ऊपर, जहाँ पर आप शुगर इंडस्ट्रीज़ का नाम रख सकते हैं, तो वो भी इसी प्रकार से हमारे ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होती हैं भाई। द डेवलपमेंट एंड competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculture in increasing their production but also made the production process very efficient. उसके बाद यदि हम बात करें विनिर्माण उद्योग ने क्या किया, विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पाद को बढ़ावा मिला, लेकिन इसके साथ साथ उत्पादन प्रक्रिया भी क्या है बहुत ही ज़्यादा सक्षम होती चली जा रही, दक्ष होती चली जा रही है। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्रीज नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव. Self-sufficiently alone is not enough. Our manufactured goods must be at par in quality with those in the international market. Only then we will be able to compete in the international market भाई। उसके बाद यदि हम बात करें हमारा जो आज का समय है वो हमारा वैश्वीकरण का समय है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स आप एक देश की अर्थव्यवस्था होती है और जो हमारी अदर्स कंट्री होती हैं उनकी अर्थव्यवस्था के साथ आज जब आप इनको जोड़ देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद क्या कि हमें क्या सक्षम तो होना पड़ेगा, दक्ष तो होना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपटीशन करना है। और हम ये नहीं कह सकते केवल इतना ही काफ़ी रहेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उत्पादन तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्वालिटी को इम्प्रूव किए बिना हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या है कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ होंगी जो हमारे जैसा उत्पाद आपको देखने को मिलेगा और वो कम से कम आपको वहाँ पर कीमत पर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा भी। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ टू द नेशनल इकोनॉमी। छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ते हैं हम। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का क्या योगदान रहता है उसके बारे में देखते हैं। और द लास्ट डिकेड द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चर सेक्टर स्टैंड एट 17% ऑफ द GDP आउट ऑफ टोटल ऑफ द 27% फॉर द इंडस्ट्रीज विच इंक्लूडिंग 10% फॉर द माइनिंग, क्यूरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। यदि हम बात करें GDP की, तो हमारे पास जो GDP की बात करते हैं तो पिछले कुछ 2 दशकों की बात है, तो उसके अंदर क्या है कि हमारे पास सकल घरेलू उत्पाद में जो है योगदान 27% में से जो 17% आपको देखने को मिल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, जबकि हमारा जो 10% है इसमें माइनिंग या खनन वगैरह की जो प्रक्रिया बताएगी, इलेक्ट्रॉनिक और गैस का योगदान रहता है इसके अंदर। दिस इज़ अ मच लोअर in a comparison into the East Asian economy where it is 25 to 35%। हमारे जो पूर्व की जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसके मुकाबले में काफ़ी कम डाटा हमारे पास देखने को मिलता है, हमारे पास काफ़ी कम परसेंटेज है। ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम।
यदि हम बात करें पिछले एक दशक से बात करें तो भारतीय जो हम विनिर्माण की बात करते हैं तो उसमें क्या है 7% की जो वृद्धि लगातार बढ़ती चली जा रही है। द डिज़ायर ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज़ 12%। और ये जो हमारी जो ग्रोथ रेट होगी आने वाले समय के अंदर अगले दशक के अंदर ये 12% हो जाएगी। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज़ वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। और उसके बाद 2003 के बाद ये जो है हमारा 9 से 10% के आसपास प्रतिवर्ष बढ़ गया था। विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड efforts by the industries to improve productivity, economics predicate that manufacturing can achieve the targets over next decades। उसके बाद हमने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो लगातार इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करती चली जा रही है। सरकार ने भी योगदान दिया या फिर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपने निर्णय लिए हैं अपनी जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और इसीलिए क्या अर्थशास्त्री मानते हैं कि आने वाले जो समय में क्या है जो टारगेट हमने फिक्स किया है वो कुछ हमारे जो है दशकों में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या है कि भी हमारी जो ये संस्था है इसके उद्देश्य रहते हैं जो हमारी इसकी स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना क्या है हमारे 2004 के अंदर की गई थी। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वही हमारा प्रोडक्टिविटीज़ को हमने किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करना है। बस भैया आज के लिए काफ़ी है।